हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में क्लास 12 का साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर से मनोवैज्ञानिक गुणों की भिन्नता से 5 से 6 प्रश्न आपके हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको इतना यकीन दिला देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरे कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक देख लिए, मैं गारंटी कहता हूँ कि ये जो 5-6 प्रश्न आपके इस चैप्टर से बनने वाले हैं वो आपका नहीं छूटेगा। हूबहू जो प्रश्न कराने वाले हैं इसी तरह आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। समझ रहे हैं मेरे बच्चों। तो क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक, और जो भी प्रश्न हम करने वाले हैं वीडियो पर, आप जो प्रश्न का उत्तर जानते हो सही उनको कमेंट में ज़रूर लिखना है। जो नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आप उसका तुक्का भी लगा सकते हो कमेंट में। बाद में अपना स्कोर बताना कि आपने कितना स्कोर कर लिया। जो छात्र इस तरह अगर मेहनत के साथ वीडियो को लास्ट शुरू तक देखा और अपना स्कोर बताया और हर एक प्रश्न का कमेंट में अपना जवाब लिख दिया, मैं गारंटी कहता हूं कि उनको 400 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आशीर्वाद है। समझ रहे मेरे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसका जैसे ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम सब्जेक्टिव इस चैप्टर का करने वाले हैं। उसी तरह फिर सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव। इसी तरह फिर हम लोग हिस्ट्री में आ जाएंगे। हिस्ट्री का ईटे मन के तथा अस्थियों का पार्ट 1। हड़प्पा सभ्यता आपको चैप्टर 1 है, ठीक है, उनका भी एमसीक्यू करेंगे। फिर उनका जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। फिर उसी तरह हम सोशोलॉजी आ जाएंगे, इनका भी भारतीय समाज का हम लोग करने वाले हैं। आज ही रात में सारा वीडियो अपलोड होगा, घबराना नहीं है। एमसीक्यू, उसके बाद फिर हम प्यारे बच्चों ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, सारे का हम लोग इसी तरह देखना है, करना है। वीडियो को अच्छे से देखना है। और सारा जो हम आप पीडीएफ है हर एक चैप्टर का आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, वो सारा चीज़ आपको लास्ट में बताएंगे। जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे उनको ये गिफ्ट के तौर पर मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लंबी विस्तार क्या होता है। ऑप्शन आपका इस प्रकार है, 70 से 79 तक। ऑप्शन बी है 20 से 49। ऑप्शन सी है 50 से 59। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि ये 2022 में पूछा गया है। तो हो सकता है 2023 में नहीं पूछा है, 24 में नहीं पूछा है, तो अब 2025 में ये प्रश्न छपने वाला है। एक बात याद रखिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। जिस व्यक्ति के बाद बुद्धि लंबी का मतलब होता है आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का कितना बुद्धि अच्छा है। ठीक है मेरे बच्चों, इससे ये पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति के पास अच्छा बुद्धि होगा वो अच्छा काम कर पाएगा, अच्छे से तर्क कर पाएगा, कोई भी कार्य को आसानी से कर लेगा, कोई भी कार्य को जल्दी कर पाएगा, कोई भी काम होगा उनको भारी नहीं लगेगा, वो अनेक तरीके से करने का कोशिश करेगा। आईक्यू जो कहता, बहुत आदमी आप पढ़े होंगे तुम्हारा आईक्यू बहुत कम है, अरे तुम सोचते सीख सो नहीं हो, अरे तुम मंद बुद्धि हो, तुमको बुद्धि नहीं है। ये पता चलता है किससे, आईक्यू से। अगर किसी व्यक्ति के पास मैथ हो या कोई और कार्य हो, जैसे बहुत आदमी को मैथ से डर लगता है। मैथ क्या होता है, तर्क करने, यानी वो तर्क नहीं कर पाता। बहुत स्टूडेंट क्या होता है, मैथ को फ़ौरन बना लेता है। यानी उससे ये पता चलता है कि उनका आईक्यू लेवल कोई भी कार्य करने में कितना कम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही होता आईक्यू लेवल। ठीक है, तो आईक्यू लेवल किस व्यक्ति के पास कितना होगा, जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उस काम को अधिक से कर पाएगा। जैसे एक व्यक्ति के पास 80 से 79 है तो इस व्यक्ति को हम लोग मंद बुद्धि कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें 90 से लेकर 100 110, तो इस व्यक्ति को हम औसत, ये लगभग जो होता है 50% स्टूडेंट के पास 90 से 110 तक ही आईक्यू लेवल होता है। तो ज़्यादातर व्यक्ति के पास ये आईक्यू होते हैं। ठीक है, ये आईक्यू लेवल 90 से 100 तक वाले व्यक्ति ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे एक प्रभावशाली
गॉड गिफ्टेड बच्चा का नाम से सुने होंगे। एक कोटलिया जो कि आपको कोई भी सवाल पूछते थे उनको जवाब देता, यूट्यूब वगैरह में आप गूगल बॉय के नाम से जानता, उसको कोई भी सवाल दीजिए वो फ़ौरन जवाब दे देता था। वैसा क्या होता, 2-3% स्टूडेंट पाए जाते हैं। उसका जो IQ लेवल होता है कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 120 प्लस होता है, ठीक है। वैसे बच्चे कम पाए जाते हैं, 2% ही पूरे आपके दुनिया वगैरह में पाए जाते हैं वैसे स्टूडेंट जो आपका आगे चल कर वो साइंटिस्ट वगैरह बन जाते हैं, जैसे अबुल कलाम हुआ और सब न्यूटन वगैरह हुआ। वो एक तरह का गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट हुआ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उनका IQ लेवल बहुत हाई होता है, 130, 140, 120 प्लस जितने भी होंगे वो लगभग वही प्रभावशाली बच्चे होंगे। वो कोई भी काम होंगे वो जल्दी कर पाएंगे, कोई भी कार्य दीजिएगा, कोई चीज़ याद करने दीजिएगा वो जल्दी याद कर लेगा। समझ में आ गया। अब हम जो प्रश्न है उनको आगे करेंगे, इस तरह डीप में नहीं जाएंगे। डीप में जाने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, प्रश्न को ऑप्शन जो है उसी पर टिक करते हुए आगे निकलते जाएंगे। यही कोशिश करेंगे, जहाँ जो बात की ज़रूरत होगी, लगेगा कि ये बता देनी चाहिए तो मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ऑप्शन ए है आपका 1954, 1964, 1953, 1955। बताइए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए है 1954। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन 1 है थॉर्नडाइक गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन थॉमसन ने। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रभु, क्या होगा, थॉमसन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने बुद्धि लब्धि श्रेणी को विभाजित किया है। किसने बुद्धि लब्धि श्रेणी को विभाजित किया है। ऑप्शन ए है बेने, साइमन, हिलगोट्स, एटकिसन तथा एटकिसन। किसने किया है, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणी में विभाजित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 है गिलफोर्ड, गार्डनर, थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों, गार्डनर। किसने, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का दिया था और इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो 8 प्रकार का इन्होंने बुद्धि को बताया है, ठीक है मेरे बच्चों। आगे प्रश्न आएंगे उनको भी देखेंगे। 8 प्रकार कौन कौन से हैं, जो भी जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 6 है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण। ऑप्शन 1 है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो मेरे बच्चों इसका प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर सी है, किसने सृजनात्मक को निम्न तरह परिभाषित किया है। सृजनात्मक किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता होती है। बताइए ऑप्शन ए है बिघम, साइमन, इजरायली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे बच्चों इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बुद्धि के विषय में शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। बताइए मेरे बच्चों, बेने, स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है थॉमसन, गिलफोर्ड। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन, जल्दी से आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, बेने। अल्फ्रेड बेने ने बुद्धि के सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने परीक्षण किया था। कब परीक्षण किया था, हो सकता है कि ये पूछ ले, ईस्वी तो 1905 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9 है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है डाल्टन, उड तथा उड, सेलेवे तथा मेयर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, किसने बुद्धि का सार्वभौमिक क्षमता माना। किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता माना है। बताइए ऑप्शन नंबर ए है बेसलर ने, ऑप्शन नंबर बी है बेने ने, ऑप्शन नंबर सी है गार्डनर ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा वेस्लर ने। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है, थॉमसन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है।
एक वैज्ञानिक है थॉमसन के अनुसार बुद्धि को कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता में उपस्थित होती है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 5, 6, 7, 8। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। आपको तो ये नहीं लगता है कि हम जल्दी जल्दी फास्ट आंसर बता रहे हैं, थोड़ा सा लेट कर देते हैं, थोड़ा सा और भी हम कुछ सेकेंड रुक जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है। ऑप्शन 1 है बुद्धि, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी है सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर डी है संवेद। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का, जल्दी से बताइए। 1, 2, 3, 4, 5। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जवाब दे चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा, बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिन व्यक्ति की बुद्धि लंबी 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या होता है। इस प्रश्न का जवाब कोई भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र मेरे प्यारे बच्चों हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में कर चुके हैं। किस व्यक्ति के पास कौन सा आईक्यू लेवल होगा उनको क्या कहेंगे, किस व्यक्ति के पास कितना आईक्यू लेवल है तो उनको क्या कहेंगे, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। ऑप्शन नंबर ए है औसत, ऑप्शन नंबर बी है मंद। एक बार बताएंगे, औसत जो व्यक्ति वाले आदमी होंगे, व्यक्ति होंगे, उनका आईक्यू लेवल क्या होगा, मंद वाले के लिए क्या होगा, और मूढ़ बुद्धि वाले के क्या होगा, और प्रतिभाशाली वाले के लिए क्या होगा। इसको आपको कैसे लिखना है, जैसे ये मूढ़ है तो इसके बारे में इस तरह डैश दे के आपको लिखना है कि इसका आईक्यू लेवल क्या होगा। जो प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड जो स्टूडेंट होंगे उनका क्या होगा, इसके बारे में आपको इस तरह करके लिखना है कि इसका आईक्यू लेवल क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे प्यारे बच्चों, औसत। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए औसत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर आपका 14। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बताइए किसने कहा था कि अमूर्त चिंतन ही योग्यता की बुद्धि है। ऑप्शन ए है बेने, ऑप्शन बी है टर्मन, ऑप्शन सी है रेबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, रेबर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लंबी 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रतिभाशाली, मंद, सुस्त, औसत। ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं 2012, 2018, 2023, 2024 ना 2025 में तो पूछेगा ही, समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको इस प्रश्न को, इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न कराने वाले हैं उसको अच्छे से आपको देखना मेरे बच्चों। बताइए इसका क्या होगा, हमने क्या बताया, मंद बुद्धि होगा। क्या मेरे बच्चों, मंद। और एक होता मूढ़, व्यक्ति का आईक्यू लेवल क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसने बुद्धि लंबी के संप्रदाय को विकसित किया। बताइए किसने बुद्धि लंबी को संप्रदाय का विकसित किया है, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। ऑप्शन 1 है बेने, टर्मन, ईस्टर्न, साइमन। बताइए मेरे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, बेने, टर्मन, ईस्टर्न, साइमन। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर आपका 17 है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक से निर्धारित होता है। बताइए ऑप्शन नंबर 1 है लगभग 60%, 70%, 80%, 100%। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2016 में पूछा गया, आपके बार हो सकता है कि रिपीट हो इस प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 70%। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। जो प्राथमिक होता है मानसिक योग्यता प्रस्तुत किसने किया था मेरे बच्चों, लिकटर ने किया था, या गिलफोर्ड ने किया था, या थॉमसन ने, या गार्डर ने किया था। बताइए मेरे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, लिकट ने, या गिलफोर्ड ने, या थॉमसन ने, या गार्डर ने। बताइए मेरे बच्चों जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, थॉमसन ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले, प्रश्न किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। बताइए मेरे बच्चों किस वर्ष। ऑप्शन नंबर ए है 1990, 1956, 1994, 1965। बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा राइट, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, अपने तमाम साथियों को शेयर करना, अपने दोस्तों को। समझ रहे मेरे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन 1994। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने विकसित किया। ऑप्शन नंबर 1 है बेने, ईस्टर्न, टर्मर और बेने, साइमन ने। बताइए किसने किया है।
ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी होगा मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 21, बुद्धि एक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन है, किसने कहा था? एक बार मैं आपको बता दूं, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बेने ने दिया था। किसने? अल्फ्रेड बेने, ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में बेने ही लिखा हो रहा था, ठीक है। अल्फ्रेड बेने ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है मेरे बच्चों। वहीं अगर हम बात करें बहु सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता होगा, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसी तरह फिर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर एक कारक, द्विकारक और बहु सिद्धांत यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जिस बच्चे की बुद्धि लंबी 33 से 49 होती है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता? बताइए मेरे बच्चों, किस श्रेणी में रखा जाता? जिस बच्चे की बुद्धि लंबी 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? उसे श्रेणी में रखा जाता है गंभीर मानसिक दुर्बलता से। किसमें मेरे दोस्तों? गंभीर मानसिक दुर्बलता। किसमें मेरे बच्चों? गंभीर मानसिक दुर्बलता से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगनात्मक तर्कन को किसने बुद्धि का एक कारक माना? बताइए, जो अगनात्मक तर्कन है उसको किसने बुद्धि का एक कारक माना है मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है जेनसन ने, स्पीयरमैन ने, थॉमसन ने, गिलफोर्ड ने। बताइए किसने माना है अगनात्मक तर्कन को, किसने बुद्धि का एक कारक माना है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 24, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा गया? जो मनोवैज्ञानिक है उनकी कौशलों को किस श्रेणी में रखा गया है? सामान्य कौशल में, परिचयात्मक कौशल में, या विशिष्ट कौशल में, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? किसे एक बुद्धि का श्रेणी नहीं माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 है तार्किक गणितीय, या जी कारक, या स्थानिक, या अंतर भक्ति। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछने की बहुत संभावना है। आपको पता होगा द्विकारक सिद्धांत जो दिए थे स्पीयरमैन, वो क्या बताए थे? एक जी कारक फैक्टर, उसके बाद एक एस कारक फैक्टर, यानी विशिष्ट और सामान्य। तो जी कारक तो यहाँ होगा नहीं, ये बताए थे तार्किक, या 8 प्रकार के बुद्धि बताए थे। 8 प्रकार का क्या क्या है उनको आप कमेंट में लिखिए, ठीक है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। अगला है पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? यानी पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, इनके बारे में आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन है योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, या सहकालिक अनुक्रमिक। ये कह रहा है यानी आपको योजना के अनुसार, उसके बाद अवधान, प्रावधान, या सहकालिक अनुक्रमिक योजना, या सहकालिक योजना, अवधान, प्रावधान, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन। जो फर्स्ट में देख रहा है एक व्यवस्थित रूप है, पहले योजना होगा, फिर उसके बाद अवधान होगा, भाव प्रबोधन, या अवधान या भाव प्रबोधन दोनों एक ही चोट हुआ, उसके बाद सहकालिक अनुक्रमिक। ये पास मॉडल का विस्तारित रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? जो बुद्धि है संरचना मॉडल वो किसने विकसित किया है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है मेरे बच्चों। ऑप्शन ए है गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने, जेनसन ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 28 है, व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? किस वैज्ञानिक ने दिया है मेरे बच्चों? बुर्नर ने दिया था, या पासी दिया था, या बाकर मेहदी दिया था, या टोरेन से दिया था? बताइए इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया है? क्या कह रहा है? संज्ञात्मक जो होता है, इमोशनल जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंट होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो तत्व होते हैं, जो प्रकार होते हैं, अगर कोई व्यक्ति के पास होता है तो वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, इसी के बारे में आपके प्रश्न दिए हुए हैं। उसका ऑप्शन है अपने संवेगों को सही मतलब जानकारी रखना, उसके बाद समय को अपने आप को प्रेरित करना कि ये गलत है, ऐसे करना चाहिए। अगर कोई काम आप गलत कर लिए हो तो आपको मानने की वो क्षमता होनी चाहिए। आप दिल से अगर टूटे हुए हो तो आप कहोगे कि कोई बात नहीं, इसका अगर इस तरह है तो इस चीज़ को हम इस तरह करके उसको सही कर सकते हैं। खुद को प्रेरणा
कर सकते हो, दूसरे को धमका नहीं सकते हो, धमकी नहीं दे सकते। जो इमोशनल आदमी होंगे वो किसी को धमका नहीं सकता या धमकी नहीं दे सकता मैं तुम्हें ये कर दूँगा। वो आदमी क्या होता है, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे के समूह के मतलब दूसरे आदमी की क्या कमी है, उनको क्या मुसीबत है, उस चीज़ को वो पहचानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 है। जिस बच्चे की बुद्धि लंबी 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर, मैंने इस प्रश्न को पहले भी बता दिया हूँ, ये रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? देखिए मेरे बच्चों, यहाँ आपका डी दे दिया है तो इसको आपको देखना नहीं है। ठीक है, ये मिस्टेक से टाइपिंग, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो 30 का है वो सी होगा। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? मैंने इस प्रश्न का जिक्र भी किया है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका चार्ल्स स्पीरमैन, बेने, रेवर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका स्पीरमैन, चार्ल्स स्पीरमैन। ठीक है मेरे बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? इसमें नहीं बता रहा। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा सत्यापन, ऑप्शन नंबर बी है उद्भवन, ऑप्शन नंबर सी है धारणा, ऑप्शन नंबर डी है तैयारी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन। देखिए क्या अगर बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व है, एक बहु सिद्धांत है, एक बहुतत्व है, दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान को आपको ध्यान देखना है। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत, बुद्धि के बहु सिद्धांत, बहु सिद्धांत हावर्ड गार्डनर 8 प्रकार के। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था मेरे दोस्तों? आपका किसने दिया था? थॉमसन ने। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। ठीक है, बेने किसने दिया था? एक कारक सिद्धांत। स्पीरमैन किसने दिया था मेरे बच्चों? द्विकारक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 34 है। ऑप्शन नंबर आपका 34 है। क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी है 2। बताइए क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 35 है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है, यानी आप किसी का IQ लेवल निकालोगे उसका फार्मूला पूछ रहा है कि IQ बराबर क्या होता है। इसमें आपको पूछ रहा है कि IQ बराबर क्या होता है। आपको पता होगा MA बराबर MA/CA × 100 क्या होता है, ये IQ निकालने का फार्मूला होता है। आपको पता होगा मेंटल एज और C8। अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए मेरे बच्चों, आपके घर में एक 3 साल का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, आपका एक 5 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, ये 5 साल का बच्चा जो जो कार्य कर लेता वही कार्य ये जो 3 साल का बच्चा है वो भी वही कार्य कर लेता है। जिस तरह बोलता है, जिस तरह दौड़ता है, कोई भी कार्य करता है तो ये 3 साल का बच्चा भी वो काम कर लेता है। यही जो हुआ 3 साल वाला बच्चा 5 साल का जो काम कर लिया, यही MA हुआ। यानी इस बच्चे का जो उम्र है वास्तविक, उसको CA कहे। इसका वास्तविक उम्र क्या हुआ? CA, यानी क्रोनोलॉजी एज। वास्तविक एज हुआ। वास्तविक एज में हम लोग 3 लिखेंगे। वही ये जो 5 है मेरे पे बच्चों, ये 5 क्या होगा? उस बच्चे का मेंटल एज हुआ, यानी उसका मानसिक विकास हो गया 5 साल के बच्चे के बराबर। तो 3 साल उसकी उम्र है वास्तविक, पर वो कोई भी कार्य करता है 5 साल के बच्चे, उसका मेंटल एज किसके बराबर हो गया? 5 साल का बच्चा। उसके बाद हम 100 से इंटू कर देंगे। इसको काट छांट करने के बाद जो उसका निकलेगा उसी का IQ हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गई। इस प्रश्न का जो राइट होगा, इस फार्मूला का राइट जो होता है, यह मानसिक आयु, वास्तविक आयु × 100। ठीक है, उसके बाद हम फार्मूला आपको शॉर्टकट में भी लिखा हो सकता है कि आपके MA/CA × इतना भी आपका अगर एग्ज़ाम में देंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मानसिक आयु और वास्तविक आयु, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, मेंटल एज और क्रोनोलॉजी एज। ठीक है, इसको आप कलाक्रमिक एज भी कहा जाता है। वास्तविक को हिंदी में जो होता मेन कलाक्रमिक एज भी लिखा रहता है, या आयु भी आपको हिंदी में लिखा मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 36 है।
25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाता है? मूर्ख में रखा जाता है, या क्षीण बुद्धि में रखा जाता है, या अल्पमति में रखा जाता है, या जड़ बुद्धि में रखा जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़ बुद्धि या अति मंद बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, या अति मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ थे हम लोग? हमने लगभग थॉर्सन का देख लिए थे, 35 देख लिए थे, इसको भी देख लिए 36। अब हम लोग 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? जो ऊंट थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है इटली। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। कहाँ के रहने वाले थे मेरे बच्चों? जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले, प्रश्न नंबर आपका है 38। वेस्लर ने वैश्य बुद्धि परीक्षण किया था। जो वेस्लर मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने परीक्षण बुद्धि का, इंटेलिजेंस का जो मूल्यांकन किया था, परीक्षण किया था, वो कब किए थे? 1965 में, 1964 में, 1963 में, 1961 में, 1955 में। बताइए, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1955। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है, पास एलॉन्ग परीक्षण कौन किया था? पास एलॉन्ग परीक्षण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर ने, बेने ने, स्पेरमैन ने, गार्डर ने। ये तीनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जरूर कमेंट में आप लोग इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है आपका अलेक्जेंडर ने। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऑप्शन से भी निगलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेने ने तो द्वितीय कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत दिया था। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण उन्हीं ने किया था। स्पीयरमैन, मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि द्विकारक सिद्धांत दिया था। गार्डन 8 प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत थे, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो ये तीनों तो निगलेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ये। अगर आपको फुल जानकारी होगा अच्छा से, तो आप क्या होगे, ऑप्शन से ही अपने आंसर प्राप्त कर लोगे। ये चीज़ क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 40 है। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन एक है गार्डर ने, स्पेरमैन ने, बेने ने, अलेक्जेंडर ने। किसने किया था मेरे बच्चों? समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गार्डन ने, या स्पेरमैन ने, या बेने ने, या अलेक्जेंडर ने? बताइए किसने किया था समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन? ऑप्शन नंबर बी ने किया था, स्पेरमैन ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले मेरे बच्चों, अगला प्रश्न आपका क्या है? समूह खंड हम लोग 40 प्रश्न देख लिए हैं। अब मेरे पास लगभग है 10 प्रश्न, इनको अच्छे से कर लेंगे और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो मैंने आपको जो सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा या व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ आपको इसका जो फर्स्ट चैप्टर का जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो के साथ मैंने क्या कहा था आपको, फ्री में आपको PDF दूंगा, तो वो PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। मानवीय विशेषता का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया था? बताइए। ऑप्शन ए है 1882, 1883, 1884, 1850। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है, गार्डन ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया? बताइए। जो गार्डन है, हावर्ड गार्डन, जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उन्होंने कितने प्रकार का बुद्धि बताया है? जो लोग जानते हैं उनको कमेंट प्रकार आपको ज़रूर लिखना है। ऑप्शन नंबर 1 है 5, 6, 7, 8। बताइए क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में, यानी 8 प्रकार के इन्होंने बताया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता? बताइए। जो नए एवं मूल्यवान विचार देने की क्षमता होती है उसे कहते हैं बुद्धि या सूझ, अभिक्षमता या सृजन। जो आदमी के पास, जो व्यक्ति के पास सृजन वाली बुद्धि होगी, क्यूरियोसिटी वाली बुद्धि होगी, वो क्या होगा, नए नए विचार करेंगे, कोई भी काम होंगे वो तुरंत कर पाएंगे, वो अनेक प्रकार के डिफरेंट प्रकार से वो कार्य करने की कोशिश करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपने पढ़ा होगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है तीव्र बुद्धि व्यक्ति,
ऑप्शन नंबर 2 है मंद बुद्धि व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य बुद्धि व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी सामान्य बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की श्रेणी है। जो गिलफोर्ड है बुद्धि मॉडल की बौद्धिक क्षमता की श्रेणी है 180 है, 100 है, या 120 है, या 150? बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 150 होगा, ऑप्शन नंबर यानी डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर आपका 46 है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। बताइए कोई भी व्यक्ति है, उसकी विशेष क्षेत्र की विशेषता, वो व्यक्ति के पास वो विशेष क्षेत्र है, उसमें वो कर सकता है, उनके पास वो गुण है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तित्व कहेंगे, या अभिक्षमता कहेंगे, या अभिवृत्ति कहेंगे, या अभिरुचि कहेंगे? बताइए कोई व्यक्ति के पास कोई गुण है विशेष क्षेत्र में, तो उसे हम अभिक्षमता, यानी उस कार्य को वो कर सकता है, उसके पास वो गुण है अगर वो मेहनत करेगी। ठीक है मेरे बच्चों। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, स्पीयरमैन के अनुसार, चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है कितने तत्व के हैं? इन्होंने कितने तत्व के बताए थे? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है 3, 2, 1, 4। ये प्रश्न का जो भी जवाब दे दिया समझिए उनका बेड़ा पार है, उनका 400 प्लस नंबर से कोई भी लाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने 5-6 बार जिक्र कर चुका है। और अगर आप अभी तक इसको नहीं अपने दिमाग में अटैच किए तो समझिए कि आप फिर क्या किए। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी द्विकारक बताया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल का प्रस्तावित किसने किया था? जेपी दास, नागगिरी, या किरवी, या बेने टर्बन करवी, या नागलिरी, या बेने टर्बन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी दास, नागगिली, या केरवी। ऑप्शन नंबर आपका हम आ चुके हैं 49 में। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी कितना है? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि की श्रेणी को कितने बारों में विस्तारित किया है? ऑप्शन नंबर ए है 5, 2, 1, 3। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना बताया है इन्होंने? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया है? बताइए। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 भागों में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 50 है, इनको हम लोग देखेंगे क्या है। यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 10 साल है तथा मानसिक आयु 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मैंने बताया मेंटल एज, इस बच्चे का मेंटल एज क्या है? 12 साल। ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद इसका 10 साल है इनटू, बताइए क्या होगा? इतना किए, इतना काट कूट करने के बाद मेरे बच्चों कितना बचा इसका? बताइए फटाफट बताइए। इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 120। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात आपको? इसको काट दिए, 120 हो गया, 10 को इंटू से भगा देंगे, क्या हो गया? 120। समझ में आ गई? अगला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं 51। 51 को हम इनका राइट ऑप्शन नहीं बताएंगे, ये प्रश्न आपका होमवर्क है, इनको कमेंट में आप लोग को जवाब देना है। ठीक है मेरे बच्चों। मानसिक उम्र मापक है, मानसिक जो उम्र मापक है वो किसको मापता है? जो मानसिक आप मेंटल एज है, हमने बताया ना, MA जो होता है उम्र मापक होता है, वो वास्तविक आयु होता है, या बुद्धि निरपेक्षण स्तर होता है, या कालानुमिक आयु होता है, यानी वास्तविक आयु होता है। यही चीज़ यहाँ सेम हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा 51 का, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, प्रश्न लिखा हुआ रहेगा 51 का, जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन आप देख लीजिए, या मैं प्रश्न को भी सेम टू सेम उतार दूंगा, उसके बाद जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारा प्रश्न का जवाब दे चुके होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, आपकी किस्मत ऐसे ही जगमगाए। बस लास्ट में आपका गुजारिश है, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ माय चैनल आसान स्टडी UPSC। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपना स्कोर कमेंट कर दिए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि आपका क्या लेवल तैयारी है। अभी भी आपको घबराना नहीं है, अगर आज से आपने शुरू कर दिया, मैं गारंटी करता हूँ कि आज
से आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है फिर भी अगर मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको घबराना नहीं है। मैं गारंटी करता हूँ कि आपका बेड़ा पार लगा दूंगा। आप इतना मार्क्स ला पाओगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि हो सकता था कि हम ये कर पाएंगे, फिर भी आप कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो में जो बताए हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।